हेलो स्टूडेंट्स, अभी हमने फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन चैप्टर की थ्योरी कंप्लीट कर ली है। अब करते हैं इसकी एनसीईआरटी क्वेश्चंस कंप्लीट। तो जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ लिखा है, एन ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंसेस अ नेट जीरो एक्सटर्नल फोर्स, नेट जीरो एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स, is it possible for the object to be traveling with non-zero velocity? If yes, state the condition that must be placed on. तो अब इसने बोला है कि ऑब्जेक्ट एक नेट जीरो एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स एक्सपीरियंस करता है, मतलब उस पर अनबैलेंस फोर्सेस जितने भी हैं वो सारे जीरो हैं, मतलब उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगता ही नहीं है। तो क्या ये पॉसिबल है कि वो एक नॉन जीरो वेलोसिटी से चल सकता है? नॉन जीरो वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, तो हम बोलेंगे कि वेलोसिटी यूनिफॉर्म तो हो सकती है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो एक ऑब्जेक्ट अगर बाई चांस वो पहले से ही अपने यूनिफॉर्म मोशन में था, अगर एक ऑब्जेक्ट पहले से ही यूनिफॉर्म मोशन कर रहा था, तो अब अगर उस पर एक्सटर्नल फोर्स हम नहीं लगाएंगे तो वो अपना यूनिफॉर्म मोशन करता रहेगा, मतलब एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पर क्या है, जीरो, और तब भी उसकी यूनिफॉर्म मोशन चल ही रहा है, मतलब वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलता ही जा रहा है, वो अपनी वेलोसिटी को चेंज नहीं कर रहा है। ठीक है, तो वहाँ पर जो वेलोसिटी है वो एक नॉन जीरो वेलोसिटी है, पर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है। और ये सब फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ही हमें समझाता है कि एक्सटर्नल फोर्स अगर जीरो होगा तो अगर वो मोशन में है तो मोशन नहीं रहेगा, मतलब वेलोसिटी वहाँ पर जीरो नहीं होगी। तो ये कंडीशन पॉसिबल है, और कैसे है वो आपको समझ में आ गई होगी। अब जैसे कि इसके क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं, व्हेन अ चैप्टर इज बीटन विद अ स्टिक डस्ट कम्स आउट ऑफ इट, एक्सप्लेन। अगर हम एक कारपेट को एक स्टिक से बीट करते हैं तो उसमें से क्या होता है, डस्ट जो होती है वो अलग हो जाती है, या डस्ट उसमें से हट के गिर जाती है नीचे, और ऐसा क्यों, इसे एक्सप्लेन करो। अभी कारपेट था, कारपेट के ऊपर डस्ट पार्टिकल्स लगे हुए थे, तो कारपेट और डस्ट पार्टिकल दोनों के दोनों क्या थे, हमारे रेस्ट पे। ठीक है, इसका आंसर तो देंगे हम इनर्शिया ऑफ रेस्ट के हिसाब से देंगे, कि यहाँ पर अभी हमारा कारपेट और डस्ट दोनों जो हैं वो हमारे क्या है, रेस्ट पे। पर जैसे हम एक स्टिक लेके आए और उससे बीट किया हमने कारपेट को, तो उससे क्या होगा, हमारा कारपेट तो चले जाएगा मोशन में, कारपेट चले जाएगा मोशन में, पर जो हमारे डस्ट के पार्टिकल्स हैं वो रेस्ट पे थे पहले भी, और अब भी वो रेस्ट पे ही रहेंगे। तो हमारा जो कारपेट रहेगा वो कारपेट तो पीछे हो जाएगा, जब उसे ऐसे बीट करेंगे तो कारपेट तो पीछे हो जाएगा, पर डस्ट पार्टिकल्स यहाँ थे तो यहीं रहेंगे, और वो ग्रेविटी के फोर्स के अंडर नीचे गिर जाएंगे। मतलब जैसे ही हम स्टिक से बीट करेंगे हमारा कारपेट चला जाएगा मोशन में, बट ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट डस्ट पार्टिकल्स अपने स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज नहीं करेंगे और वहीं रहेंगे, और वहाँ से सीधे नीचे गिरेंगे। ठीक है, अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो ऐसे ये वर्क होता है, ऐसे ये काम होता है। तो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड भी हो चुका है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे, व्हाई इज इट एडवाइज टू टाई एनी लगेज केप्ट ऑन द रूफ ऑफ अ बस विद अ रोप। इसने बोला है कि जब भी हम कोई भी बस की रूफ पे कोई लगेज रखते हैं तो हम उसको बांध के रखते हैं रस्सी से। तो ऐसा क्यों? क्योंकि जब हम अगर हम उसे बांधेंगे नहीं तो जैसी बस अगर बस स्टार्ट हुई तो क्या होगा, वो हमारा जो लगेज था, जब बस रेस्ट पे थी तो लगेज भी क्या था, रेस्ट पे था। ठीक, बस जैसी ही स्टार्ट हुई तो सडन हमारी बस तो चलेगी मोशन पे, पर हमारा जो ऊपर लगेज है वो तो अभी भी रेस्ट पे ही रहना चाहता है, तो बस तो आगे चली जाएगी, पर वो जो लगेज है वो वहीं रह जाएगा, मतलब पीछे हो गिर जाएगा। बस तो आगे जाएगी पर लगेज यहीं रह जाएगा, तो ये ऐसे गिर सकता है। या एकदम से ब्रेक लग जाए बस में, तो उस टाइम पे लगेज जो है वो बस की स्पीड के साथ चल रहा था, पर बस ने एकदम से ब्रेक अप्लाई करे, तो अब जो हमारा लगेज था वो मोशन में था। ठीक है, पर जैसी बस ने ब्रेक अप्लाई करे तो बस तो रेस्ट में चलेगी, पर जो हमारा लगेज है वो अभी भी मोशन नहीं है, तो आगे जाके गिर सकता है। ठीक है, वो साइडवेज भी गिर सकता है। साइडवेज मतलब जैसी बस टर्न लेगी तो बस इधर को मुड़ेगी, तो लगेज हमारा उस तरफ गिर सकता है ड्यू टू इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से इनर्शिया ऑफ मोशन हो सकता है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की वजह से लगेज या तो पीछे गिर सकता है या आगे गिर सकता है, या किसी भी साइड की तरफ किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में वो गिर सकता है। तो उससे बचाने के लिए हमें उसे रस्सी से बांधना पड़ता है, क्योंकि जब भी हम बस चल रही होगी तो यूनिफॉर्म मोशन तो करेगी नहीं, बीच में भी वो अपनी स्पीड को बार बार बढ़ाएगी घटाएगी बढ़ाएगी घटाएगी, तो लगेज तो गिरने के चांसेस हैं ही। तो इसी वजह से उसे रोप से बांधते हैं ड्यू टू इनर्शिया। अब इसमें इनर्शिया तीनों इनर्शिया के हिसाब से आंसर देना, कि रेस्ट पे जब था तो ऐसे पीछे को गिर सकता है, मोशन में है और एकदम से रेस्ट पे आ जाए तो आगे को गिर सकता है, और एकदम डायरेक्शन चेंज हो तो साइडवेज गिर सकता है। तो ये एग्जांपल देके हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो जाता है।
अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। अ बैट्समैन हिट्स अ क्रिकेट बॉल विच देन रोल्स ऑन अ लेवल ग्राउंड। क्रिकेट बॉल को हिट किया, फिर उसके बाद वो ग्राउंड पे रोल होती हुई जा रही है, पर कुछ दूरी चलते हुए वो रेस्ट पे आ गई, तो बॉल स्लोज टू स्टॉप। तो उसने बोला है कि बॉल जो है धीरे धीरे होके रुक क्यों गई, धीरे पहले उसकी स्पीड घटी है और कुछ समय बाद वो रेस्ट पे ही आ चुकी है, तो ऐसा क्यों हुआ होगा। तो इसने हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो सीधा सीधा फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होगा उस पर, तभी तो रेस्ट पे आई होगी। मतलब कोई ना कोई एक अनबैलेंस फोर्स होगा, एक फोर्स होगा जो कि उसकी मोशन की डायरेक्शन के अपोजिट रख रहा होगा, वो फ्रिक्शनल ही होता है। तो सीधा सीधा इसका ऑप्शन सी आंसर हम दे देंगे। देयर इज अ फोर्स ऑन द बॉल अपोजिंग द मोशन। यहाँ पर एक ऐसा फोर्स होगा जो बॉल पे लग रहा होगा उसके मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में। तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। अब क्वेश्चन नंबर 5 हमारा न्यूमेरिकल है। A truck starts from rest and rolls down a hill with a constant acceleration. क्वेश्चन नंबर 5 है। तो इसमें यह है कि ट्रक जो है वो शुरुआत करता है, मतलब चलता है रेस्ट से, मतलब इनिशियल स्पीड ट्रक की है 0, एंड रोल्स डाउन अ हिल विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, मतलब एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रहा है, हिल से रोल डाउन कर रहा है। इट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर। हमें यहाँ पर एस की वैल्यू दे रखी है 400 मीटर, और फिर उसने बोला है ये 400 मीटर उसने चला है इन 20 सेकंड। तो टाइम उसने दे रखा है 20 सेकंड्स का। फाइंड इट्स एक्सेलरेशन, मतलब इसने पूछा है कि इसका जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है कितना होगा, और इसने ये भी पूछा है कि फोर्स क्या होगा। अगर इसका मास हमें दे रखा है 7 टन, मास हमें दे रखा है 7 टन। अब टन तो ऐसा यूनिट नहीं है मास की, तो उसे केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और तुम्हें पता होगा एक टन में 1000 केजी। तो 7000 केजी तो मास हो गया उस ट्रक का। अब हमें चाहिए एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो हम अपनी इक्वेशन ऑफ मोशंस को यूज कर सकते हैं। मेरे पे u है, s है, मेरे को चाहिए a, तो s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर से निकाल देंगे। s की वैल्यू 400 रख देंगे, अगर u की वैल्यू यहाँ 0 रखेंगे तो टाइम हमारा 20 प्लस हाफ इंटू a इंटू 20 का स्क्वायर। 400 हाफ ए 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा 400, ठीक है। फिर इस 2 को और इस 400 को नीचे ले आएंगे, तो 2 मल्टीप्लाई 400, फिर 400 नीचे आ जाएगा, तो हमारा यहाँ पर एक्सेलरेशन आ जाएगा कितना 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब एक बार हमारा सिंपल सा एक्सेलरेशन आ गया, तो इसमें फोर्स पूछा था, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास हमारा कितना है 7000, एक्सेलरेशन हमारा है 2, तो ये जाएगा 2 7 14,000 न्यूटन। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 खत्म। इसमें हमें एक्सेलरेशन पूछा था और फोर्स पूछा था, सिंपल से निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। आपने नोट डाउन करना, नोट डाउन कर लेना। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 पे क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 6 पे लिखा है ए स्टोन, एक पत्थर है जिसका हमें वजन दे रखा है, ठीक है 1 kg। हमें यहाँ पर मास दे रखा है 1 kg का। फिर आगे उसने बोला है थ्रोन विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड अक्रॉस द फ्रोजन सरफेस ऑफ अ लेक एंड कम्स टू रेस्ट आफ्टर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर। मतलब उसे फेंका गया है इतनी स्पीड से, मतलब उसकी इनिशियल स्पीड दे रखी है 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सॉरी 20 मीटर पर सेकंड की, अक्रॉस अ फ्रोजन लेक, और कुछ समय बाद वो रेस्ट पे आ चुका है। रेस्ट पे आ गया मतलब फाइनल स्पीड उसकी 0 हो चुकी है, और उसने कुछ दूरी तय करी है रेस्ट करने से पहले, और दूरी हमारी 50 मीटर। 50 मीटर। व्हाट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द स्टोन एंड आइस। तो ये जो फ्रिक्शनल फोर्स, मतलब वो रेस्ट पे आया है,
रेस्ट पे है, इसका मतलब फ्रिक्शनल फोर्स ही लग रहा होगा यहाँ पर, जो उसके मोशन को अपोज कर रहा होगा। तो उसने यही पूछा है कि ये फ्रिक्शनल फोर्स स्टोन और आइस के बीच में लग रहा होगा वो कितना होगा। तो सबसे पहले फोर्स के लिए हमें चाहिए एक्सेलरेशन। फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। मास तो हमें पता ही है, एक्सेलरेशन निकालने में क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। तो v u और s है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2s। v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर जो 2s रहेंगे वैल्यूज रख देंगे अपनी सारी। तो हमारा एक्सेलरेशन आ जाएगा इसको सॉल्व करके -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब एक्सेलरेशन -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया। अब इसमें माइनस क्या है, माइनस वैल्यू क्यों आई होगी, क्योंकि हमारी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में लग रही है और एक्सेलरेशन की अपोजिट डायरेक्शन में। तभी तो इसका मोशन जो है वो रुक गया है, तभी तो ये रेस्ट पे आया है, इसकी स्पीड घटी है। तो एक्सेलरेशन माइनस में का मतलब है ये रिटार्डेशन है, ये वेलोसिटी की अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। हमें निकालना है फ्रिक्शनल फोर्स। अब जो भी कोई सा फोर्स निकालना है तो हमें क्या करना है, मास इनटू एक्सेलरेशन कर देना है। मास हमें कितना दे रखा है 1 kg और एक्सेलरेशन कितना है हमारा -4। तो -4 न्यूटन का हमारा फ्रिक्शनल फोर्स होगा। मास 1 kg था, ठीक है, और हमें कितना मास 1 kg दे रखा था और हमारा एक्सेलरेशन -4 का निकल के आया था। तो फोर्स हमारा लग गया -4 न्यूटन का। सिंपल सा है, फ्रिक्शनल फोर्स आ गया हमारा स्टोन और आइस के बीच का। तो नेक्स्ट आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन 7। इसमें बोला है एक स्टोन है, सॉरी एक इंजन है जो 8000 kg का है, ठीक है। तो मास हमें दे रखा है इंजन का 8000 kg। पुल्स अ ट्रेन ऑफ 5 वैगन्स, मतलब उस ट्रेन में 5 वैगन लगे हुए हैं, 5 डब्बे लगे हैं ईच, और हर एक डब्बे का वजन जो है 2000 kg है। इफ द इंजन एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑफ 40,000 न्यूटन, इंजन की वजह से जो फोर्स लग रहा है वो हमें बता रखा है 40,000 न्यूटन। अगर इंजन की वजह से जो फोर्स है वो कितना है हमारा 40,000 न्यूटन दे रखा है। तो ट्रैक ऑफर्स अ फ्रिक्शनल फोर्स, और हमें बताया गया है कि ट्रैक एक फ्रिक्शनल फोर्स भी लगाता है। इंजन की वजह से ये फोर्स है, इंजन वाला जो फोर्स है उसके नीचे हम स्मॉल ई लिख देते हैं, जिससे कि हमें दिखता रहेगा कि ये इंजन की वजह से बना है, ठीक है। एफ के नीचे ई लिख दिया, इंजन का फोर्स है। ऐसे फ्रिक्शन वाले फोर्स में एफ के नीचे आर लिख देंगे, ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स। हमारा जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो 5000 न्यूटन का दे रखा है। फ्रिक्शन फोर्स 5000 न्यूटन है। अब इसने दो चीजें पूछी हैं, द नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स और एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन। तो नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स क्या होगा और एक्सेलरेशन ट्रेन का क्या होगा। नेट फोर्स का मतलब होता है टोटल फोर्स कितना लग रहा होगा ट्रेन पे, ठीक है। तो जैसे इसमें कितने डब्बे हैं हमारे ट्रेन के, 5 डब्बे, 1 2 3 4 और 5 डब्बे लगे होंगे, और उसके आगे हमारा इंजन लगा, जैसे कि ये मेरा इंजन, ठीक है। अब इंजन ने आगे की तरफ को जो फोर्स लगाया हो गया हमारा एफ ई, पर एक इसकी उल्टी डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है वो है हमारा एफ आर, जिससे मैंने एफ ई मतलब इंजन वाले फोर्स को बोला है, और एफ आर मतलब जो फ्रिक्शन की वजह से फोर्स लग रहा है वो ये है, ठीक। अब अगर हमें फोर्स निकालना है तो मास किसका लेंगे, मास इस पूरे का लेंगे। तो टोटल मास क्या होगा, टोटल मास को बोलते हैं, ठीक है। जैसे हमारा ये
ये हमारा इंजन का मास था, एम के नीचे ई लिख दिया, इंजन के मास को एम के नीचे ई लिख दिया, इंजन का मास, और वैगन्स का मास था हमारा, हर एक वैगन का मास था 2000 kg। ठीक है, अब टोटल मास क्या होगा, इंजन का मास ऐसे लिख देते हैं, इंजन का मास प्लस 5 MW, 5 MW मतलब एक वैगन का मास मल्टीप्लाई 5, क्योंकि कितने हैं, 1 2 3 4 5 लगे हैं, इसने बता रखा है 5 वैगन। बाकी से सॉल्व करके इसका टोटल मास निकाल देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 8000 और तो हमारा ये 18,000 kg का हमारा मास आ गया, टोटल मास का ट्रेन, ऐसे निकालें। ठीक, अब टोटल मास हमारे पास आ गया, अब बोलते हैं नेट फोर्स ट्रेन पे क्या लग रहा होगा। तो नेट फोर्स, अभी तो मुझे फर्स्ट पार्ट में टोटल मास की कोई जरूरत नहीं थी, फर्स्ट पार्ट में तो अपने निकाला है। ठीक है, अगर मुझे चाहिए नेट फोर्स जो ट्रेन पे लग रहा होगा, नेट फोर्स को अगर मैं एफ से दिखा रहा हूँ, तो नेट फोर्स इस डायरेक्शन में होगा, नेट फोर्स होगा इस डायरेक्शन में। क्यों होगा, क्योंकि इंजन का जो फोर्स है वो फ्रिक्शन फोर्स से ज़्यादा है, तो ये आगे को मूव करेगी, तो नेट फोर्स इस डायरेक्शन में होगा, और वो क्या होगा, बड़े वाले फोर्स में से माइनस कर दो छोटे वाले फोर्स में से, सो फोर्स में, तो इंजन वाले फोर्स में से फ्रिक्शन फोर्स माइनस कर दो, मतलब ये हमारा 40,000 माइनस 5,000, ये हमारा 35,000 न्यूटन आ जाएगा। ये हमारा नेट फोर्स है, ये नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स बोल सकते हैं इसे हम, कि ये वो फोर्स है जो इस ट्रेन को एक्सेलरेट कर रहा होगा, 35,000 न्यूटन। नेक्स्ट इससे पूछा है द एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन, बी पार्ट में। अब तुम्हारे पास ट्रेन का नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स आ चुका है, तो फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ट्रेन का नेट फोर्स कितना आया हमारा, 35,000। मास ट्रेन का टोटल मास क्या है, ट्रेन का वैगन के साथ लगा के अगर देखिए तो 18,000 इनटू एक्सेलरेशन, तो नेट एक्सेलरेशन निकालना है, तो ए निकल जाएगा यहाँ से हमारा बस। बाकी इसे आप डिवाइड करके निकाल सकते हैं, इतना मीटर पर सेकंड स्क्वायर में इसका नेट एक्सेलरेशन आ जाएगा, दिस इज द नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। एन ऑटोमोबाइल व्हीकल हैज अ मास ऑफ 1500 kg। क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। एक ऑटोमोबाइल व्हीकल है जिसका मास हमें दे रखा है 15,000 kg। ठीक है, व्हाट मस्ट बी द फोर्स बिटवीन द व्हीकल एंड द रोड इफ द व्हीकल इज टू बी स्टॉप्ड विद अ नेगेटिव एक्सेलरेशन ऑफ -1.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसने खुद बोला है कि एक्सेलरेशन कैसा है, नेगेटिव है, माइनस का एक्सेलरेशन है, तो माइनस का 1.7 ले लेते हैं इसे, ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हमारा मास दे रखा है, ठीक है, ऑटोमोबाइल का, और इसने बोला है फोर्स क्या होगा व्हीकल और रोड के बीच में, व्हीकल और रोड के बीच में, ठीक है, टू बी स्टॉप, जिससे कि वो स्टॉप हो जाए, रुक जाए। तो फोर्स पूछा है हमसे, सिंपल सा, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पर, मास इनटू एक्सेलरेशन, खत्म है क्वेश्चन। ठीक है, 15,000 मल्टीप्लाई कर दो इसे 1.7, ठीक है। अब 1.7 माइनस का है, जो तुम्हारा फोर्स आएगा वो माइनस में आएगा, और फोर्स माइनस में क्यों आएगा, क्योंकि ये स्टॉपिंग फोर्स है, मतलब ये रोक रहा है उसको, तो नेगेटिव में आएगा ये, ठीक है। ये सब क्वेश्चन इतना ही था, ठीक। नेक्स्ट चीज पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। ये सिंपल सा है, व्हाट इज द मोमेंटम
ऑफ एन ऑब्जेक्ट इसका मास m हो और वेलोसिटी v हो, मोमेंटम क्या हो जाएगा mv, ऑप्शन डी हो गया, सिंपल सिंपल। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं इसके। क्वेश्चन नंबर 10 में है यूजिंग अ हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 200 न्यूटन we need to move a wooden cabinet across a floor at a constant velocity। मतलब हम लगा रहे हैं 200 न्यूटन का फोर्स और हम चाहते हैं कि एक वुडन कैबिनेट जो है वो फ्लोर पे मूव करे, पर कैसे मूव करे, एक कांस्टेंट वेलोसिटी से, वेलोसिटी उसकी बदले ना। व्हाट इज द फ्रिक्शनल फोर्स दैट विल बी एक्सर्टेड ऑन द कैबिनेट। तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना लग रहा होगा कैबिनेट के ऊपर, ये हमारा क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 9। तो अब जब उसने खुद ही बोल दिया है कि हमारा जो वेलोसिटी वो क्या रहनी चाहिए, कांस्टेंट, यूनिफॉर्म, ये वुडन ब्लॉक है। अगर मैं आगे की तरफ को 200 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूँ तो मेरा पीछे की तरफ को भी 200 न्यूटन का ही फोर्स लगना चाहिए, तभी जाके मेरी वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट होने का मतलब है कि एक्सेलरेशन नहीं हो रहा, और एक्सेलरेशन नहीं हो रहा मतलब फोर्स जीरो है। वेलोसिटी कांस्टेंट होने का मतलब एक्सेलरेशन जीरो है, और एक्सेलरेशन जीरो होने का मतलब क्या होता है, F इक्वल्स टू है, एक्सेलरेशन जीरो होगा मतलब फोर्स जीरो, मतलब नेट फोर्स कितना आना चाहिए, जीरो, मतलब बैलेंस्ड होने चाहिए फोर्स। फोर्स कैसे होने चाहिए, बैलेंस, मतलब अगर 200 न्यूटन का आगे लग रहा है तो 200 न्यूटन का पीछे, और पीछे कौन सा फोर्स लग रहा होगा, फ्रिक्शनल फोर्स। तो वही इसने पूछा था कि व्हाट इज द फ्रिक्शनल फोर्स दैट विल बी एक्सर्टेड ऑन द कैबिनेट। तो 200 न्यूटन का फ्रिक्शनल फोर्स उस कैबिनेट पे लग रहा होगा, तभी जाके इसकी एक्सेलरेशन जीरो और वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। सिंपल सा था ये क्वेश्चन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन, when we push on an object, the object pushes back on us with an equal and opposite force। थर्ड लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से हम एक ऑब्जेक्ट को पुश करते हैं तो वो हमें उतने ही इक्वल एंड अपोजिट फोर्स से पुश करता है। इफ ऑब्जेक्ट इज अ मैसिव ट्रक, पर ऑब्जेक्ट अगर एक बहुत ही बड़ा ट्रक हो जाए क्योंकि पार्क कर रखा है रोड साइड पे, तो वो नहीं मूव करता हमारे पुश करने से, ठीक है। अ स्टूडेंट जस्टिफाइज दिस बाय आंसरिंग दैट द टू अपोजिट एंड इक्वल फोर्सेस जो है वो एक दूसरे को कैंसिल करते होंगे। स्टूडेंट ने ऐसे आंसर दिया कि दो अपोजिट फोर्सेस होते होंगे जो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते होंगे। तो हमें बोला कि कमेंट करो इस लॉजिक पे और बताओ कि ट्रक क्यों नहीं मूव कर रहा। तो जो स्टूडेंट ने बोला एकदम सही बात बोली है। ट्रक अगर बड़ा है, बहुत ही बड़ा होगा ट्रक तो हमारा, तो उसका मास भी ज़्यादा होगा। अगर मास ज़्यादा होगा तो फोर्स ज़्यादा होगा, क्योंकि फोर्स क्या होता है हमारा, मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर हमारा मास ज़्यादा है तो फोर्स भी ज़्यादा ही होगा, ठीक है। तो जब फोर्स ज़्यादा होगा मतलब फ्रिक्शनल फोर्स उस पर बहुत ही ज़्यादा होगा। वो जो ट्रक होगा उस पर जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होगा पीछे की डायरेक्शन में वो ज़्यादा होगा। जिसका भी मास ज़्यादा होगा फ्रिक्शनल फोर्स भी ज़्यादा होता है। कैसे, जैसे कि तुम्हें बताया था फ्रिक्शनल फोर्स क्यों अराइज करता है, ड्यू टू इरेगुलरिटी इन टू सरफेसेस। अब जो उसके ट्रक के टायर का सरफेस है और जो हमारा रोड का सरफेस है उनके बीच में ये इरेगुलरिटीज है। अब ये इरेगुलरिटीज एक दूसरे में इंटरलॉक हो जाएंगी। अब अगर इस ट्रक का मास बहुत ही ज़्यादा होगा तो ये और अच्छे से इंटरलॉक हो जाएंगी। अब जब और अच्छे से इंटरलॉक हो जाएंगी तो इनका मूवमेंट ईजी नहीं होगा आगे जाने, मतलब आगे इजीली मूव नहीं करेगी। बहुत ही ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा आगे मूव करने के लिए, मतलब फ्रिक्शनल फोर्स बहुत ही ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब अगर हम इसे थोड़ा सा पुश कर रहे होंगे तो क्या हो रहा होगा, जितना मैं आगे की तरफ को फोर्स लगा रहा हूँ उतना ही फ्रिक्शनल फोर्स पीछे की तरफ को लग रहा होगा। तो इससे क्या होगा, मेरा अप्लाइड फोर्स और उस ट्रक के जो नीचे लग रहा है फ्रिक्शनल फोर्स, वो दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल एंड अपोजिट हो जाएंगे, बैलेंस हो जाएंगे और कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को। तो इसका आंसर हम ऐसे ले सकते हैं, ये ट्रक बहुत ही बड़ा है, इसी वजह से उस पर जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो बहुत ही ज़्यादा है। तो इसी वजह से जो मैं फोर्स अप्लाई करता हूँ उसको बैलेंस कर देता है वो फ्रिक्शनल फोर्स, और वो दोनों इक्वल एंड अपोजिट होते हैं, हेंस दे कैंसिल आउट ईच अदर। तो ये हो गया हमारा ये क्वेश्चन खत्म। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर